हाय, हम लोग हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं एज पेरेंट्स, तो हमारे ना साथ में आज आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड दैट टुडे वी हैव अमित. So hi Amit, and Amit is right now a student in IIT Kanpur. So definitely IIT का जो एक टैग होता है नाम के पीछे या स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में, it's going to like carry a lifelong, बहुत बड़ी बात होती है. तो how was your journey एक स्टूडेंट से लेकर IIT तक का? एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में था तो 10th के बाद तो फिर सबको डिसाइड करना होता है कि किधर जाएं, आर्ट्स या साइंस. लेकिन क्या उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी होती है? एक्चुअली इतनी मैच्योरिटी नहीं होती लोगों के अंदर, वो तो दोस्तों से बात करके या फिर टीचर से, उस टाइम क्योंकि इतनी मैच्योरिटी किसी के पास भी नहीं होती. बट मेरे साथ ये था कि मेरे टीचर्स जो थे तो शुरू से था कि उन्होंने मेरा सेव कर दिया तो मैं आईआईटी करनी है ऐसा कुछ. तो ये शेप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7th क्लास से मुझे सेव करना टीचर्स ने चालू कर दिया था. मेरे मैथ में अच्छे नंबर आते थे तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक वैसा सेव कर दिया था. तो क्लास 10th के बाद मतलब काफ़ी हद तक डिसाइडेड ही था कि मुझे आईआईटी ही करनी है. लेकिन जब मेरा 11th था तब लॉकडाउन लग गया था. अच्छा, 21 में. ओके. हाँ, तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की. तो 11th और 12th मैंने सेल्फ स्टडी की खुद से ही. सेल्फ स्टडी? हाँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प लेके 11th 12th. ये मेरे को बताइए आप यूट्यूब से आप लोग कैसे हेल्प लेते हैं? अभी इतना डिस्ट्रैक्शन होता है यूट्यूब पे, आई मीन इट इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. आप ओपन कुछ करोगे, नीचे 10 आपको रिकमेंडेशंस कुछ मिलेंगे. तो हाउ कैन यू मैनेज और सेम स्पेसिफिक एज में? मतलब बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. होता क्या कि डिस्ट्रैक्शन तो आते ही हैं ऑब्वियसली. इनिशियल एज में क्या था कि इतना मोटिवेटेड था कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था कि आईआईटी करनी है और निकालनी है. तो फिर उस टाइम पे इतना दिक्कत नहीं होती. लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, 2 महीने 4 महीने, उतना अच्छा आप परफॉर्म भी नहीं कर पाते, टेस्ट वगैरह होते हैं, तब आपका थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, तब डिस्ट्रैक्ट आप ज़्यादा होते हो. तो मैं स्टार्टिंग के 6 महीने तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या कुछ. लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद थोड़ा सा फील होता है कि टेस्ट में नंबर नहीं आते, आप एग्ज़ाम देते हो, जो आप पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें नंबर नहीं आते. तो फिर अब पेपर आप जो सॉल्व कर रहे थे वो आप कहाँ से सॉल्व कर रहे थे? जैसे कि बुक्स थी, तो कुछ ये भी होते हैं ना जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं. अच्छा, लोग मार्केट से खरीद सकते हैं. उसमें तो PYQ लगाते थे हम लोग. तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है. फिर उसका फिर मन करता है यार कि कुछ और सोचते हैं. तो उस चक्कर में फिर हम बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं. तो फिर वहाँ से डिस्ट्रैक्शन चालू होता है, क्योंकि हमें और दूसरे वीडियो भी मिलते हैं वहाँ पर. हाँ, ट्रू. तो फिर बस वही है कि यदि आप उतने मोटिवेटेड हो तो आप ओवरकम कर लोगे बाय टाइम. थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया लेकिन आप ओवरकम कर लेते हो. बट कई लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत होती है. ट्रू. तो वहाँ से प्रिपेयर किया, यूट्यूब से प्रिपेयर किया, फिर कैसे किया? फिर 11th 12th मेरा हो गया. फिर 12th में मैंने JEE दिया तो उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी मेरी उस टाइम पे. तो फिर मैंने ड्रॉप लिया. एक्चुअली उस टाइम पे मैंने CUET भी दिया था. ये जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे DU हो गया, BHU हो गया, उनमें एडमिशन लेने के लिए पहले 12th के मार्क्स देखे जाते थे. बट हम लोग के टाइम पे एक नया नियम आया था कि CUET एक एग्जाम है, कंबाइंड एग्जाम होगा, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये सारे. तो उससे आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको ये सब जो यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन मिल जाएगा. तो मैंने वो भी दे रखा था. तो उस टाइम पे मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर बना था CUET में. तो मेरे पास ये चांस था कि मैं या तो DU चूज कर लूँ या फिर ड्रॉप लेके दोबारा एक बार IIT की तैयारी कर दूँ. और IIT. आपकी एज क्या रही होगी उस टाइम पे? क्लास 12th में कितनी होगी? 18 ईयर्स के आप हो. और 18 ईयर्स में यू न्यू अबाउट योर मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कॉलेजेस के होते हैं, एंड आपका गोल, आप उस टाइम पे 18 ईयर्स में यू वर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ जॉब और दोबारा से मैं प्रिपेयर करूं, राइट? तो दैट्स कमेंडेबल. ये बहुत अच्छी बात है. DU में ग्रेजुएशन. DU में ग्रेजुएशन. ओके. नहीं, आप जो कह रहे हो ना उसके लिए लाइक कि आप IIT के लिए प्रिपेयर करते, फिर 1 साल आप वो भी करते लाइक. ओके, फाइन. देन तो
फिर मैंने सोचा इस पे काफ़ी कि मैं क्योंकि डी में जो मेरा CUET स्कोर था वो काफ़ी अच्छा था कि डी में कोई भी कॉलेज मुझे मिल जाता, कुछ दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने काफ़ी दिन सोचा, फिर लगा कि बचपन से जो सोचा है, मैंने सपना देखा है वो IIT का देखा है। अब यदि मैं DU जाता हूँ तो मैं आर्ट्स लेने वाला था वहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री ऐसा कुछ लेता मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं ये लेके क्या करूँगा, मतलब मैंने तो सपना तो IIT का देखा है, 5-6 साल जो भी है उस टाइम से मैं वही सोच रहा हूँ। तो फिर ये, और इस फील्ड में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था कि मैं पॉलिटिकल साइंस करके करूँगा भी क्या, क्योंकि माइंडसेट वैसा था नहीं। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं ड्रॉप लूँगा। तो घर वाले तो मेरे हमेशा कोऑपरेटिव रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा है मेरा स्कूल में भी, तो पेरेंट्स ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें ये करना है क्या करना है, वो हमेशा मेरे ऊपर छोड़ देते थे, तुम्हें जो करना हो। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया। फिर जब ड्रॉप ईयर में फिर मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स लिया था ऑनलाइन। किसका? फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला, ओके, आई हैव सीन कुछ वीडियोस देखे। उनका मैंने कोर्स लिया था। फिर उसके बाद मेरा IIT कानपुर में एडमिशन हो गया 23 में। 23 में तब आई थिंक सारा लॉकडाउन और तब कोविड और सब कुछ चला गया। फाइन। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा, आपने स्कूलिंग कौन से स्कूल से किया है? स्कूलिंग लगभग स्टार्टिंग तो मैंने गांव से ही की थी, यहीं पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं से फिर लगभग 4-5 साल का होगा शायद मैं, तो तब हम लोग चले गए हाजीपुर, शिफ्ट हो गए थे। मेरे पेरेंट्स जो थे वहीं पे थे, तो हम वहीं पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो RK सेंट्रल स्कूल था। ओके। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से 1 to 8 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 9th-10th मैंने किया था सेंट्रल मिशन स्कूल है। फिर मैंने वहाँ से 9th-10th किया, और 11th-12th मैंने फिर पटना से किया था। वो मेरा डिस्टेंस स्कूल था, मीन्स मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। मतलब आप घर पे? घर पे, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, दूसरा कि मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी थी, तो मुझे स्कूल जाने का कुछ इतना मतलब था नहीं। एग्जैक्टली, आई थिंक उस टाइम पे सभी कोविड का टाइम ही था शायद आपका। वैसे मोस्टली जो भी IIT की तैयारी करते हैं बच्चे, मोस्टली वो स्कूल नहीं जाते, वो कोचिंग पे रिलाई करते हैं, तो स्कूल नहीं जाते वो मोस्टली बच्चे ऐसे ही। तो आप उस टाइम पे खुद सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और क्योंकि आप ट्यूशंस पे नहीं, आपने बताया आपने ट्यूशन भी नहीं लिया उसके लिए। सो आई थिंक मतलब ब्रांडेड स्कूल्स नहीं होना डजंट मैटर इन योर लाइफ। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मैटर करता है। फिर आपने एक बात कही कि आपने बोला आपके पेरेंट्स ने आपको कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। हम हमेशा ही करते रहते हैं हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। एक रीजन ये रहा है कि बचपन से मेरा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वो अच्छा रहा है, तो एक रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स ने छोड़ दिया कि चलो ये डिसीजन सही ले लेता है, सही जा रहा है। और लाइक ये भी जो एक जजमेंट होता है ना पेरेंट का भी, लाइक ये आपने देखा होगा अपने लिए सपना, उन्होंने कभी ऐसा बोला कि बेटा तुमको तो IIT में ही जाना है, तुमको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है? उन्हें तो IIT मैंने ही बताई है, वो IIT का इतना जानते भी नहीं थे। दे ओनली बिलीव्ड कि आप जो भी करोगे, चलो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, बस इतनी सी बात है, राइट? इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं। तो आई थिंक कि आई थिंक एक जो नई एक्सपेक्टेशन जब होती है किसी भी पेरेंट की, तो वो ओवर बर्डन नहीं होता। कोई भी बच्चा ओवर बर्डन नहीं होता। अब आप वहाँ से IIT में आ तो गए, हाउ इज योर, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं? सेकेंड ईयर, अभी थर्ड सेम मेरा खत्म हुआ है, एग्जाम दे के आया मैं। आई गॉट टू नो। तो लाइक कैसा रहा आपका फर्स्ट ईयर का जर्नी, सेकेंड ईयर का जर्नी? हमारी जो स्कूल लाइफ होती है और जो कॉलेज लाइफ होती है काफ़ी डिफरेंट होती है। मतलब स्कूल लाइफ में हमारे पास मोस्टली पढ़ना होता है और थोड़ा बहुत खेल लिया, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं, खासकर जब आप किसी अच्छे कॉलेज में होते हो, तो वहाँ पर इतनी चीज़ें होती है करने को कि वहाँ पे अपने दिमाग को स्टेबल रखना काफ़ी बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो एक चीज़ तो था कि यहाँ पे पढ़ना है, ये तो हमारे सीनियर से बता दिया कि देखो पढ़ लेना। दूसरा था कि यहाँ पे इतने क्लब्स थे, इतनी क्लब्स की एक्टिविटीज़ थी, स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा कल्चर है वहाँ पर। आपको कल्चरल एक्टिविटी कुछ करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा कल्चर है। तो वहाँ पे आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पाना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेज करना। तो वो मैंने फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा सीखा कि कैसे आप पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर सकते हो और सब पे एक अच्छा कमांड कर सकते हो। ओके। तो अभी वहाँ पे आई थिंक कानपुर में कुछ मतलब लाइक IIT कानपुर में अंतराग्नि करके एक प्रोग्राम होता है, राइट? हाउ इज इट, कैसे होता है वो? अंतराग्नि हम लोग का एक कल्चरल फेस्ट है, और आई थिंक कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत
पुराने टाइम से बहुत चल रहा बहुत है। पहले, क्योंकि जितने भी पुराने लोग हैं, भले ही IIT कानपुर को ऐसे न जाने, बट अंतराग्नि को ऐसे जरूर जानते हैं, क्योंकि कई लोग बिल्कुल। मुझे भी मिले वो अंतराग्नि जरूर बोलते हैं। हम्म। तो वो हमारा एक कल्चरल फेस्ट है जिसमें अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, डांस परफॉर्मेंस होता है, सिंगिंग होता है, और भी अलग अलग फॉर्म के जो कल्चर्स होते हैं वो वहाँ पे बच्चे ही अपना वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। ओके। हमारे कॉलेज के बच्चे भी होते हैं और बाहर के बच्चे भी आते हैं, अलग अलग तो यूनिवर्सिटी ये से। आई थिंक 2-3 दिन का फेस्ट होता है। 4 दिन का। 4 दिन का हाँ। फेस्ट होता है। ओके फाइन। सो आप किन किन क्लब्स में हो? मैं स्टार्टिंग में तो क्रिकेट में गया, स्पोर्ट्स क्लब में था फर्स्ट सेमेस्टर तक। सेकंड सेमेस्टर में भी मैं काफ़ी हद तक था, फिर उसके बाद मैंने उसको लीव कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है जो स्पोर्ट्स के जो Okay. क्लब होते हैं, क्योंकि उनमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, फिर खेलना होता है। फिर मैंने बाद में लीव कर दिया क्योंकि मैं उतना अच्छे से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे एक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको टेक से रिलेटेड चीज़ें आप करते हो। ओके। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मुझे टेक वाली चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो फिर मैं उस तरह के क्लब से जुड़ने लग गया, उनके सीनियर से मिलने लग गया। तो उनसे बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसी फील्ड में अच्छा करना है। ओके। तो फिर मैं अभी ICG एक क्लब है, मतलब इंस्टीट्यूट IIT के कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है, तो वो हमारा डेटा साइंस और कंसल्टिंग पे वर्क करता है। तो अभी मैं उस क्लब का पार्ट हूँ। और भी काफ़ी क्लब्स हैं, जैसे PPOC है, पब्लिक पॉलिसी एंड ओपिनियन सेल। वो मेनली जो भी आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे जो DU वाला जो कल्चर होता है ना, कि पॉलिटिकल चीज़ों पे बातें करना, या फिर जो भी हमारे राउंड में हो रहा है इंटरनेशनली या नेशनल, जो भी करंट सिनेरियो में जो भी चल रहा है उसके ऊपर बात करना। हाँ, तो वो PPOC का वो काम है, तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। एक E-सेल होता है हमारे यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, मैं उसका भी एक पार्ट हूँ। ओके, तो ऐसे काफ़ी क्लब्स हैं जिनका मैं पार्ट हूँ। ओके, अच्छा, ओके फाइन। ओके, सो लाइक ये जो आपका इतने सारे क्लब्स में हो आप, एंड देन पढ़ाई भी है वहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? यदि मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, यदि आप किसी बड़े कॉलेज में हो, आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अकेडमिक्स के लिए क्लासेज होती हैं। तो आप क्लासेज, मुझे लगता है रेगुलर आप जाते हो तो आप काफ़ी हद तक जो एकेडमिक वाला पार्ट है आप क्लास में ही कवर कर लेते हो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट, राइट? हाँ, मतलब क्या होता है, कॉलेज में बच्चे क्लासेज थोड़ा कम जाते हैं, उन्हें लगता है कि कॉलेज में क्लास जाके क्या करेंगे। बट यदि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आप अब चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप एक्टिव रहो और पढ़ाई भी अच्छे से कर लो, तो आई थिंक क्लासेज अच्छे से जाना चाहिए। आप यदि क्लासेज अच्छे से जाते हो तो आपका एकेडमिक पार्ट आप मोस्टली वहीं पे कवर कर लेते हो। तो मतलब लाइक ये जो टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो उस चीज़ के साथ, कि अगर आप पंक्चुअल हैं क्लासेस के साथ, तो वी शुड बी वेरी पंक्चुअल टू मेंटेन योर टाइम, राइट? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारा कुछ होने के बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल पाता है? मिल जाता है। सैटरडे संडे तो ऑफ होता है हमारा, तो वो तो मिलता ही है। दूसरा, आप यदि सारा चीज़ डिसिप्लिन से आप करते हो तो आपके पास काफ़ी समय होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत टाइम जाता है, बट आपको फिर काफ़ी कैलकुलेटेड डिसीजन लेने होते हैं कि मुझे कहाँ पे कितना टाइम देना है। जैसे कि अब सारे क्लब में रोज़ काम नहीं होता, आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जाते हो और 2 से 3 घंटा काम करते हो। फिर आप जब ऐसा सोचना होता है कि हम 2-3 घंटा मैंने वहाँ दे दिया, फिर 2-3 घंटे मैंने उस क्लब को दे दिए, तो आपके 5-6 घंटे चले गए। तो फिर वहाँ से आपको फिर जो 1-2 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, उनको फिर आपको पढ़ाई में देना होता है। ओके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिर आप इस 2-3 क्लब में भी हो और फिर आप रूम पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मूवी देख रहे हो, तो फिर आप ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। मेरे पूछने का यही मतलब था, बिकॉज सी वी आर इनटू अ कल्चर ऑफ, अभी हम लोग OTT के कल्चर में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल उठा के एंड देन यू कैन जस्ट चिल, हैंग आउट। IIT में मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिली हूँ जो IIT में चले तो जाते हैं, बट वहाँ पे 4 साल सर्वाइव करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग कि कर तो लिया, ठीक है, एक था टैग IITian का, वो आ गया, अब
नहीं भी करते हैं, 1-2 साल मस्ती करते हैं, बाद में 3rd ईयर में देखा जाएगा। ये जो माइंडसेट होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है। जब हम लोग आते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि 2-3 साल 4 साल की जर्नी होती है। कुछ लोग 8 क्लास से चालू कर देते हैं, कुछ लोग 12 से चालू करते हैं। अब सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। Exactly. बट सबके ऊपर स्ट्रेस तो होता है कि मैंने 2 साल मेहनत कर लिए, अब नहीं करना। ये मोस्टली सबका ही होता है। तो फर्स्ट टाइम जैसे बीतता है, सेकंड टाइम बीतता है, फिर धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे बच्चा पहुंचा है वो मेहनत से ही पहुंचा है। तो भले ही 1 साल वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, अलग अलग क्लब्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन 1 साल में उसे चीज़ समझ में आ जाती है कि मुझे कहाँ पे कितना करना है और क्या नहीं करना, वो चीज़ उसे समझ में आ जाती है। तो अभी भी हम लोग भी फर्स्ट ईयर में थे, तो मैंने भी बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की थी। मैं डांस में भी गया था, जबकि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था, बट मैंने ट्राई किया कि कभी नहीं किया, एक बार ट्राई करते हैं। बट 1 महीने किया, समझ में आ गया वो मेरे लिए नहीं बना है। फिर मैंने क्रिकेट खेला, काफ़ी मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। फिर एक टाइम पे लगा कि नहीं, मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, फिर मैंने उसको लीव किया। फिर मैं टेक में गया, टेक मैंने कभी नहीं किया था। ऑफ कोर्स क्लास 12 तक कौन टेक हमारे स्कूल में कहाँ होता है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। बट यहाँ पे आके मैंने देखा कि ये चीज़ है, फिर मैंने चीज़ सीखी, अभी मैं उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब फर्स्ट ईयर जो होता है एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, और उसमें एक्सपेरिमेंट करना मुझे लगता है सही चीज़ है। तो उसके बाद आपको एक डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ, मुझे अब इस फील्ड में करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो मोस्टली लोग फर्स्ट ईयर के बाद समझ जाते हैं कि उनको कहाँ पे कितना टाइम देना है। कुछ लोग सेकेंड ईयर नहीं तो 3rd ईयर तक तो सब समझ ही जाते हैं मोस्टली। और IIT में फेल होने के बाद क्या करते हैं? हम लोग में क्या होता है कि ऐसा फेल क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट में हो गए, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में। कोई ओवरऑल फेल का क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि हम लोग के स्कूल में होता है 33% के नीचे आया तो फेल हो गए, 40 के नीचे आया तो फेल हो गए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो आपकी CPI जो होती है, कहीं कहीं उसको CG भी कहते हैं, वो आपकी डाउन जाती है। तो ऐसा कोई क्लियर वो रूल नहीं है कि आपकी CPI कम है तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। बट बच्चे पे इससे प्रेशर आता है, और फिर उसकी डिग्री जो 4 साल में कंप्लीट होनी है, जैसे कि बीटेक डिग्री होती है, वो 4th ईयर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी फिर डिग्री एक्सटेंड होती है, आप वो 5 साल में करते हो, 6 साल में करते हो, तो ये एक प्रॉब्लम होती है, और एक प्रेशर भी क्रिएट होता है बच्चे के ऊपर। सही बात है, स्टूडेंट्स पे। बाकी एलिमिनेट करने का ऐसा कुछ शायद रूल नहीं है। अच्छा, एलिमिनेट नहीं होते ऐसा कुछ रूल हो भी तो मुझे अभी आइडिया नहीं है उसका। Once you are IITian, you will be always an IITian, right? आप फेल नहीं हो सकते हो। So I was telling, once you are an IITian, आप हमेशा एक IITian रहते हो। ओके, अब जब हम CGI की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अभी आई जस्ट रेड समवेयर इन न्यूज़ कि लाइक इंडिया में IIT जो है काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स देता है, बट अभी पास्ट कुछ ईयर से इट हैज़ डिग्रेडेड। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है क्या? इज़ इट वन ऑफ द रीजंस? CPI? हाँ, देखिए, जब कंपनी आती हैं, जब प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो उस टाइम पे CGI एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि आपकी CPI अच्छी नहीं है तो आपको जॉब मिलने के चांस थोड़े कम होते हैं। ओके। बट यदि जो वो आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि हाँ, अब मैंने भी पढ़ा था कि 33% कुछ अनएम्प्लॉयड रह गए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल था कि बीच में कंपनियां आ ही नहीं रही थी, तो उसमें CGI इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ कि कंपनियां ही नहीं आ रही थी। ऐसा था कि कंपनियां बहुत कम इंटरेस्ट ले रही थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय थे, क्योंकि अभी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में कि मार्केट डाउन है अभी, तो ज़्यादा एम्प्लॉय वो नहीं लेना चाहते हैं। तो वो एक मेन रीज़न था। CPI का फ़र्क पड़ता है आपके एम्प्लॉयमेंट में कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है जो अभी जो सिचुएशन थे उसमें CPI का रोल नहीं था, वो कंपनियां ही इंटरेस्टेड नहीं थी अभी। ओके, और किस तरीके की कंपनीज इंटरेस्ट दिखाती हैं? आई नो इट्स अ टेक फील्ड, सो डेफिनेटली, और टेक्नोलॉजी आई थिंक आजकल सब चीज़ों में ही है। आप अगर मतलब आई वाज जस्ट वॉचिंग, एक छोटा सा ऐड था, उसमें टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। ही वाज वेयरिंग अ शर्ट, और शर्ट भी ऐसे शर्ट जिस पे कोई स्टेन गिरेगा ही नहीं, मतलब पानी की एक बूंद भी अगर उस पे गिरती है तो इट इज़ ऑल
वो अपने आप फिसल के नीचे चली जाती है. इट इज़ समथिंग. तो टेक्नोलॉजी आजकल कपड़ों में भी आ गई है. टेक्नोलॉजी एंड AI हैज़ कैप्चर्ड एवरीथिंग. सो जब इतना वास्ट मार्केट है टेक्नोलॉजी का, तो लाइक प्लेसमेंट में आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन अबाउट इट? AI के ऊपर AI नहीं, आई मीन प्लेसमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना बड़ा वास्ट फील्ड है. अभी जब से कोरोना हुआ आया था, जब से कोविड पीरियड था, उस टाइम पे मार्केट काफ़ी डाउन था क्योंकि मार्केट खुले नहीं थे. तो अब धीरे धीरे सही हो रही है स्थिति, क्योंकि इस बार अभी जो इंटर्नशिप सीजन हुआ था, अभी जस्ट खत्म हुआ है हम लोगों का इंटर्नशिप सीजन, उसमें पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बच्चे की इंटर्न लगी है. तो आई कैन से कि शायद वो कोविड इम्पैक्ट हो, क्योंकि मार्केट ठीक से खुल नहीं रहे थे, इसी कारण पिछली बार थोड़ा ख़राब हुआ था. उससे पहले भी उससे ज़्यादा ख़राब हुआ था. मतलब 21 का प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब था, फिर 22 का उससे थोड़ा बेटर हुआ, फिर 23 उससे बेटर था. आई गेस 24 अभी जस्ट एक तरीके से प्लेसमेंट चालू होने वाले हैं. मतलब कोविड हैज सच अ बिग इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? मतलब बच्चों के फ्यूचर से लेकर हेल्थ, एवरीवेयर इट हैज़. ओके, फाइन. एंड लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज और भी हैं, लाइक ऑल ओवर इंडिया में देयर आर मैनी इंजीनियरिंग कॉलेज. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिफरेंट करता है IIT को और क्या डिफरेंट करता है लाइक अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस? यदि बात करें तो जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उसमें जो भी यदि कोई जो भी जिस कॉलेज में भी आपका एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पे होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो मेहनती होंगे. जैसे कि अब मेहनत क्योंकि यदि नॉर्मल आप स्कूल कॉलेज की बात करें, मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ के बच्चे ख़राब हैं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते. नहीं. बट ये जरूर होता है कि जो अब IIT जैसे कॉलेज में यदि कोई बच्चा पहुँचा है, तो एग्जाम दे के पहुँचा है और 2-3 साल उसने मेहनत की है, इट मीन्स वो मेहनती है. तो जो बड़े कॉलेज, जो इस टाइप के कॉलेज होते हैं, उनमें क्या होता है कि मेहनती बच्चे पहुंचते हैं. तो कॉलेज का मुझे लगता है इम्पैक्ट इतना मुझे नहीं फील होता. मुझे फील होता है कि वो पीयर ग्रुप जो होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं. मतलब अच्छे बच्चे दूसरे कॉलेज में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनका रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है. तो आप उस माहौल में रहते हो तो आप सोचने भी वैसा रहते हो. तो एक प्रोवर्ब है ना कि आप जिस ग्रुप में रहते हो तो आप उसके एवरेज होते हो. तो IIT में जो बच्चे हैं तो मोस्टली उनका स्टैंडर्ड काफ़ी सही है. तो आप उनमें से हो तो आपका स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली अप ही जाता है, अच्छा जाता है. ओके. एंड आई वाज रीडिंग अबाउट यू, तो आपको AI में भी बहुत इंटरेस्ट है. मैंने जैसे बताया था कि मैंने सेकेंड सेम में काफ़ी इस पे रिसर्च की थी, काफ़ी मैंने बात की थी. तो हाँ, मतलब दिसंबर जब चालू हुआ था हम लोग का फर्स्ट सेम ख़त्म होने के बाद, उस टाइम में मैंने काफ़ी सीनियर से बात की थी कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में. तो काफ़ी चीज़ें मैंने बात की, तो कई लोगों ने बताया कि वेब डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट सीख सकते हो, उस पर काफ़ी अच्छी फील्ड है वो. फिर किसने बताया कि मशीन लर्निंग जो होती है, जो AI से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप उसमें कर लो, अच्छा होता है. कुछ लोगों ने बताया कि DSA करो, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, तो वो अच्छा होता है. तो मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा ट्राई किया मैंने. तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया AI वाली चीज़ों में. तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर काफ़ी उस पर काम किया. फिर सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में मैं ICG से जुड़ गया, जो कि एक क्लब है, वो इन सब चीज़ों से डील करता है. तो फिर वहाँ पे मुझे 1-2 महीने प्रोजेक्ट भी किए समर में. तो वहाँ से मुझे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आया कि कैसे AI मॉडल्स हम बना सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को जो रियल लाइफ एप्लीकेशन वाली चीज़ें हम बना सकते हैं. जैसे अभी हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, अभी जिसमें मैं करंटली काम कर रहा हूँ, वो हम यूपी पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं. तो यस, तो उसमें भी ऐसा ही है कि हम एक चैटबॉट बना रहे हैं. चैटबॉट मीन्स जैसे आप GPT यूज करते हो, तो आप उसने उस पर क्वेश्चन डाला, वो आपको एक रिप्लाई देता है. सेम वैसा ही कुछ उसी टाइप का हम भी एक चैटबॉट बना रहे हैं, जो कि जो यूपी पुलिस है, तो उनके पास जब यूपी पुलिस का कोई भी जो पुलिस होती है भारत में, तो उसमें बहुत सारे सर्कुलर आते रहते हैं. हर महीने कोई ना कोई नया नियम आता है उनके पास. तो क्या होता है कि उनको सारी चीज़ तो याद नहीं रहती ना, क्योंकि जो बड़े ऑफिसर उनको ठीक है ज़्यादा पता होता है, लेकिन जो लोअर लेवल के जो होते हैं, जो कांस्टेबल रैंक के जो ऑफिसर, जो पुलिसमैन होते हैं, हाँ, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है. या फिर नॉलेज उनके आती है, फिर वो भूल भी जाते हैं, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई नया नियम आता है. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वो सर्कुलर्स हैं, हम उनको फीड करेंगे अपने मॉडल में,
इससे आप उस पर जो भी पुलिसमैन है या तो वॉइस से या फिर टाइप करके उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको रिप्लाई दे देगा। ओके। तो ये भी एक पार्ट है कह सकते हैं एआई का। एआई का हम यूज करके हम ये सब बना रहे हैं। अभी तो आई थिंक व्हाट्सएप पे भी एआई हाँ, वो मेटा एआई, तो वो भी सिमिलर वही चीज है। मेरे को नहीं पता। जैसे चैट जीपीटी आप जानते हैं? चैट जीपीटी, हाँ, तो चैट जीपीटी जैसा वो भी है, बट चैट जीपीटी उसका है, आई जस्ट फॉरगॉट उनके ऑनर कौन है, बट जो मेटा है वो फेसबुक का है। तो कंपनियां अलग अलग हैं, काम सिमिलर है। जैसे कि गूगल का होता है जेमिनी, गूगल का है। गूगल का जो आई गेस आई फॉरगॉट द नेम, कोई बात बट नहीं। आई सेड माइक्रोसॉफ्ट एज, शायद उसका जो को पायलट है। तो अलग अलग कंपनियां हैं जो अपना अपना मॉडल बना रही हैं, एआई मॉडल बना रही हैं। आर्टिफिशियल चीज एक ही है, बट जैसे कि आप साबुन में होते हैं अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, वैसे ये भी है। मेटा जीपीटी डिफरेंट नहीं है, काम सिमिलर है, ब्रांड अलग अलग है और सबकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। आई थिंक टेस्ला भी इस पे वर्क कर रहा है। हाँ, टेस्ला तो काफ़ी चीज़ों में कर रहा है, एआई पे वो भी है, मे भी शायद वो भी कुछ नया बना दे। ओके फाइन। जर्नी रही है हमीरपुर से हाजीपुर तक का, ये जो पूरा प्रॉपर एक सफ़र है, बीच में फिर आपने एनडीए भी क्लियर किया। हाँ। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब ये पूरी जर्नी के बारे में बहुत एक छोटी सी, आप अगर 5 या 6 लाइन में बोल सकते हो, सम अप कर सकते हो इसको। मीन्स स्टार्टिंग तो वही, मैं जन्म भी एक गाँव में ही हुआ था, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे एक गाँव है परहीटा। अच्छा। मैं वहाँ से हूँ, वहाँ पे जन्म हुआ था। तो मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, हिंदुस्तान हाँ, मतलब उन्होंने कई जगह काम किया है, बट 2009 से वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे हैं हाजीपुर में। तो 4-5 साल तक मैंने गांव में ही रहा। तो स्टार्ट में एक साल हुए होंगे मुझे जाते हुए स्कूल, क्योंकि 4 साल के बाद ही तो जाना चालू करते हैं स्कूल। तो फिर उसके बाद पापा ने बुला लिया कि चलो गांव में अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे आ जाऊँ, वहीं पे एजुकेशन भी होगी और मैं भी यहीं पे हूँ। फिर वहीं पे मेरी स्टार्ट हुई पढ़ाई। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही था। फिर 3, 4, 5 पहुँचते थोड़ा बहुत सेफ होना चालू हुआ, क्योंकि मैथ मेरी काफ़ी अच्छी होती जा रही थी और टीचर्स ने भी काफ़ी नोटिस किया। तो वो मुझे बोलते रहते थे, अमित तुम आईआईटी करना, आईआईटी तुम कर लोगे, अच्छी चीज़ है। तो वो मुझे इस चीज़ को बताते रहते थे, तो उससे मेरा भी एक सेफ हो गया, मुझे आईआईटी करनी है। फिर 10th हुआ, 10th के बाद 11th में गया, 12th में पहुँचा। फिर एक टाइम पे मुझे लगा कि मेरा शायद आईआईटी ना हो, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोई कोचिंग थी नहीं। और जो मैं टेस्ट वगैरह देता था तो मुझे अंदर से लगता था कि मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ठीक आते थे, बट जितना मैं चाहता था उतने नहीं आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था। तो मुझे लगा कि मैं अब कुछ दूसरा भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे भैया ने एनडीए की तैयारी की थी। अच्छा, हाँ, तो बट उनका अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। तो उनका भी था एक कि मैं छोटा भाई कर लेगा। तो ऐसे कभी 1-2 बार बात होती थी, इसका नाम है तो एनडीए कर लो यदि आईआईटी में दिक्कत हो रही हो तो मेरे दिमाग में आया कि चलो एनडीए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा धीरे मेरे अंदर भी काफ़ी अच्छा मतलब इंटरेस्ट आ गया था मेरे अंदर भी, क्योंकि भाई आप बड़े भाई को जो देखते हो आपके अंदर भी वो चीज़ आने लगती है। बिल्कुल। तो मैंने भैया को देखा एनडीए कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी था कि मैं भी करूँगा। बट मैं उस टाइम पे आईआईटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। बट 12th में मुझे लगा कि एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम निकल भी गया। फिर मैं एसएसबी में गया, वहाँ पे एक इंटरव्यू जो होता है एनडीए का, उसे एसएसबी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 5 दिन का वो इंटरव्यू होता है पूरा। अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्लियर नहीं कर पाया। फिर 12th हुआ, 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर आईआईटी हुआ, तो आईआईटी में भी उतने अच्छे नंबर नहीं आए। बीच में सीयूटी भी दे दिया कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, वो अच्छा हो गया था। तो मतलब वहाँ से लेकर ओनली योर मोटिवेशन, और आपने जो अपने बड़े को करते देखा, जो एनवायरनमेंट से आपने कैच किया, यू वर ऑल अबाउट। होता है ना कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर ये होता है कि हम ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, बैकअप ऑप्शन की वो होना ये नहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि हम किसी एक चीज़ में नहीं लग सकते कि यही होगा यही करेंगे, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हम माइंडसेट नहीं रख सकते, क्योंकि फिर फैमिली को सपोर्ट भी तो करना है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे, मैंने कई सारे ऑप्शन खोल रखे थे। मैंने एयरफोर्स का भी एग्जाम देने का सोच रखा था कि यदि ये नहीं होगा तो फिर मैं एयरफोर्स का एग्जाम दे दूंगा। बट वो देने के पहले मेरा ये आईआईटी क्लियर हो गया। तो आपने एनडीए के एग्जाम्स को कब क्लियर किया था? 12th से पहले? नहीं, 12th अपेयरिंग में, मतलब 12th एग्जाम मैंने दिया था आई गेस सितंबर अक्टूबर में, 12th में ही था।
लगभग 12th एंड के टाइम पे मैंने दिया था। ओके, तो मार्क्स तो बाद में ही आते, मार्क्स तो बाद मार्क्स नहीं लगते? लगभग 1 महीने में आ जाते हैं क्योंकि काफी फास्ट होता है वो। एंड आई थिंक एनडीए में एवरीथिंग, योर फिजिकल आई से लेकर आई थिंक एक एक चीज चेक होती है आपकी, दैट आप मेंटली तो बहुत स्ट्रांग हो बट फिजिकली भी आपको उतना ही स्ट्रांग होना पड़ता है। 3 पार्ट में होता है। पहला तो होता है कि आपका रिटन एग्जाम। हाँ, ट्रू। रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आप एसएसबी देते हो, उसका जो इंटरव्यू होता है वो क्लियर हो गया तो फिर होता है मेडिकल। तीनों इसके टफ होते हैं एक्चुअली में टफ। खासकर मुझे लगता है कि एसएसबी जो इसका पार्ट होता है जिसमें वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो अपने गाइडेंस में देखते हैं। आप वहाँ पे जो भी एक अच्छे लेवल के ऑफिसर होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो आपको देखते हैं, आपके एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं, उसके बाद वो आपको सेलेक्ट करते हैं। तो आई गेस जो एसएसबी होता है उसका पार्ट काफ़ी मेन होता है। मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था। ओके, कोई नहीं, वो नहीं हुआ तो ये हो गया। हाँ, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो नहीं हुआ, उसके बाद फिर आईआईटी। व्हाट डू यू एम आफ्टर आईआईटी? फिर आपका बहुत सारे लोग होते हैं आईआईटी करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, आईआईएम में चले जाते हैं, वो वहाँ पे। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? आईआईटी करने के बाद आईआईएम? अब अपने अपने प्रायोरिटी है। यदि क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो आईआईटी करते हैं, मोस्टली बच्चे जो आईआईटी करते हैं, जब मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ की, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मनी। यस, ठीक है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, क्योंकि ये माइंडसेट हो गया है कि अगर मैं आईआईटी के बाद आईआईएम के लिए क्लियर करता हूँ या करती हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द सोसाइटी इज रिवॉर्ड में मनी, एज अ अवार्ड दे आर गोइंग टू गेट इट, राइट? तो बट अगर आप एस्थेटिक्स लो, लाइक अगर आपने आईआईटी किया है, यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, ये एक मैनेजमेंट वाला बैकग्राउंड है जो यहाँ पे आईआईएम में है। डू यू थिंक यहाँ से करने के बाद, इधर आने के बाद, आपका ये जो आईआईटी का जो पूरा टेक्निकल वाला जो एक स्ट्रीम होता है वो कहीं ना कहीं किल हो जाता है? एक्चुअली होता क्या है कि जो मोस्टली बच्चे आईआईटी करते हैं, आईआईटी या फिर जो इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई सोच मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको सच में इंटरेस्ट होता है कि मुझे वो कुछ बिल्ड करना है या कुछ करना है। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया ना कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो। आई थिंक सोनम वांगचुक इज ओनली वन पर्सन जिनको देखकर आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि ही इज ओनली द वन पर्सन हु इज द वन इंजीनियर जो पूरा का पूरा लद्दाख रिफॉर्म कर चुके हैं, राइट? तो आई थिंक वैसे इंजीनियर्स होना, निकलना, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक माहौल है कि आप आईआईटी करोगे तो आप अच्छे हो, तो इसलिए बच्चे आईआईटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। उनका जेन्युइन कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बट वो एक इंक्लाइंड हो जाते हैं। उस चक्कर में मेहनत भी करते हैं, मेहनत करके निकाल भी लेते हैं, आईआईटी भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे आके सब जब 4 साल बिताते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं। एक्चुअली फिर वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होना चालू करते हैं। कुछ लोग बॉलीवुड की तरफ भी चले जाते हैं, कुछ गए हैं, आपने देखा होगा, देखा है तो कुछ लोग बॉलीवुड की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आके उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, मैं तो एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे वो करना चाहिए। बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोग जाके फिर उन्हें लगता है कि मैं मार्केटिंग साइड में या फिर मैं कुछ एचआर साइड में अच्छा कर सकता हूँ, मैं एक बिजनेस को रन कर सकता हूँ, तो वो उस फील्ड में कुछ लोग जाते हैं। कुछ लोग यूपीएससी की तरफ जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे अब सिविल सर्विसेज करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोग उस फील्ड में चले जाते हैं। कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं। तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग जो फील्ड है, जो आप सुन भी रहे होंगे कि बच्चा पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है मुझे क्या करना है। तो दैट इज़ ट्रू। आप क्योंकि हम लोग भी जब आईआईटी में, हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबकी अलग अलग माइंडसेट है कि मुझे ये करना है, कोई ये इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो होगा ही। आप इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं ही, हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही है कि आप जब यहाँ पे आके आप डिसाइड कर पाते हो कि हाँ मुझे क्या करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोच के आते हैं कि मुझे यहाँ पे जाके ये ही करना है। मैच्योरिटी तब आती है जब हम आईआईटी हाँ या फिर किसी भी कॉलेज में जाते हैं। वो ऑब्वियस भी है क्योंकि जब आप आईआईटी आते हो तो आपकी एज भी बहुत ही छोटी होती है। आपने देखा ही क्या होता है। ट्रू। तो एक फॉर्म डिसीजन ले पाना पॉसिबल भी नहीं होता कि आप 18 के एज में 17 के एज में आप डिसाइड कर लो कि मैं आईआईटी जाऊंगा, आईआईटी में जाके ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली एक्सपोजर भी नहीं होता। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जस्ट जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं या जो भी एक भी बार व्यू करेंगे, दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज सी जब बेबीज होते हैं, कोई भी बच्चा होता है, पेरेंट्स आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हैं अपने बच्चों को।
तो वहाँ से दे कैन गाइड देम कि वो कहाँ पे कैसे, क्योंकि मेच्योरिटी इतना बच्चों में भी डेवलप नहीं होती है. आई डोंट नो, बहुत डिफिकल्ट है. एक और बात होती है इसमें कि जो काफ़ी अच्छे स्कूल के होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है क्योंकि वो अलग अलग लोगों से ज़्यादा मिलते रहते हैं. लेकिन जो नॉर्मल स्कूल के बच्चे होते हैं, फिर जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनके पास तो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता, तो उनके पास तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होती. नहीं, आजकल तो एक्सपोजर ना रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट मी. नहीं, आई एम टेलिंग यू, ये है आजकल तो एक्सपोजर ना होना, बिकॉज एक्सपोजर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर, इट इज़ एज वास्ट एज अ नेट. आप इंटरनेट को सोच लो, इट्स एन एक्सपोजर. आप सोचो, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स आजकल बोलते हैं मोबाइल दूर रखो, उनसे एक्सपोजर कट कर रहे हैं. तो इट इज़ बेटर टू नॉट हैव एक्सपोजर. जो हम डालना चाहें वो आए, बाकी चीज़ें ना आए. फाइन. एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक कि आईआईटी के लिए राइट एज, आईआईटी के लिए नहीं, किसी भी अच्छे कॉलेज के लिए राइट एज ऑफ प्रिपरेशन कब से शुरू हो जानी चाहिए? स्टैंडर्ड 7th, 6th, 5th? अभी का जो माहौल है तो उसमें तो बच्चे 6 क्लास से चालू कर देते हैं कुछ लोग. तो आई थिंक आकाश एंड ऑल, ये फिटजी एंड यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा. मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो 6 क्लास से आईआईटी तक फिटजी में तो आई है. हाँ, बट मतलब ठीक है, उनका हो सकता है बच्चा उस टाइम पे, बट किसी बच्चे का इतना इंटरेस्ट 6 क्लास में आ पाना मुश्किल है कि वो 6 क्लास में इतना इंटरेस्टेड है कि मैं भी यही करूँगा. ऐसा कुछ तो नहीं होता. बट मैं कहूँगा कि बच्चे को आराम से पढ़ना चाहिए, आराम से 10th तक पढ़ना चाहिए. 11th 12th में ठीक है, 11th 12th एक सही एज होती है. मोस्टली बच्चे जो हैं वो 11th 12th में ही आईआईटी की तैयारी करते हैं और क्लियर करते हैं मोस्टली. बट हाँ, कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी पहले से तैयारी करते हैं. मुझे लगता है कि उतना मुझे सही नहीं लगता कि आप 6 क्लास से आप उस रैट रेस में भाग रहे हो, आप बाकी एक्सपोजर आपके पास आए नहीं, आप सिर्फ एक अलग दुनिया में जी रहे हो. मतलब जिनको पसंद है तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है. ओके. एंड आपके हिसाब से क्या, मतलब 10th एंड 12th? हाँ, 10th के बाद एक सही एज है जो मोस्टली लोग करते हैं. ओके, 10th के बाद. 10th के. ओके. और इसके लिए जो प्रिपरेशन है, कोटा फैक्ट्री, कोटा, अब तो कोई ख़त्म ही हो रहा है. क्योंकि पहले क्या था कि कोचिंग्स नहीं थी इंडिया में ज़्यादा शहरों में, तो लोग कोटा जाते थे. बट अब क्या हुआ कि परमानेंट शहर जो हैं वहाँ पे कोचिंग्स खुलने लग गई हैं. आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको ठीक ठाक कोचिंग मिल जाती हैं. अब उसके बाद आफ्टर कोविड पीरियड आ गया है जिसमें आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है. तो मैंने ऑनलाइन ही किया है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी सफिशिएंट है, बस डिसिप्लिन चाहिए उसमें. आप यदि डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन से आप सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, आप ऑनलाइन घर में बैठ के निकाल सकते हो. बस थोड़ा सा डिसिप्लिन रखनी पड़ती है उसमें. ओके. तो आप जो एस्पायरिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कॉलेज, अच्छी एक कॉलेज में जाना चाहते हैं, चाहे डीयू के कॉलेजेस हो गए, चाहे आईआईटी, आईएम, एनी कॉलेज, एनी करियर वाली मेकिंग चीज़ें, उसके लिए लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो करना चाहिए? आई थिंक गोल क्लियर होना चाहिए. वेरी ट्रू. मीन्स अंदर से आप मोटिवेटेड होना चाहिए. मतलब आप किसी के कहने पे कर रहे हो तो हो सकता है आप उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाओ. अब बहुत से बच्चों को सुना होगा कि वो 10 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, कोई 5 साल से कर रहा था. तो वो इनर मोटिवेशन होना इंपॉर्टेंट है. यदि आपके पास इनर मोटिवेशन है तो आप उस चीज़ को कर लोगे. मतलब हो सकता है आपका टाइम लग जाए बट कर लोगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए. ऊपर से आपके पास एक राइट गाइडेंस होनी चाहिए. क्योंकि आपको कोई चीज़ करनी है बट आपको कोई बताने वाला भी होना चाहिए कि हाँ आप ये चीज़ कैसे करोगे. और वो राइट गाइडेंस आई थिंक ढूंढना बहुत मुश्किल है. क्योंकि एक्चुअली में जो गुरु होता है ना, एक जो गुरु होता है जिसको गुरु की उपाधि दी गई है, टीचर तो आई थिंक टीचर तो आप टीच करने से बन जाते हो, लेकिन जो एक गुरु की उपाधि होती है, जो आपका लाइफ मेंटर होता है, वही ये सारी चीज़ें बता सकता है. अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो आपको क्या लगता है उसके लिए व्हाट टू फॉलो? योर ओन हार्ट, आपकी ओन अंदर इनर मोटिवेशन. कि आपको कई लोगों से सलाह लेती रहनी चाहिए. एडवाइस देने में कोई दिक्कत नहीं, बात करनी चाहिए जिससे भी आप अप्रोच कर सको कि हाँ आप जानते हो कि ये सही है, इसने इस चीज़ में कर रखा है, आप बात करो. लेकिन लास्ट में आपको
अपना दिमाग लगाते रहना होता है, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। आप यदि 4 लोगों से पूछोगे तो लोग 4 तरह की बातें करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो आप यदि मुझसे पूछोगे तो मैंने तो ऑनलाइन किया, तो मैं ऑनलाइन के हिसाब से बताऊंगा कि ऐसे कोचिंग करो। जिसने ऑफलाइन किया होगा तो वो ऑफलाइन के हिसाब से बताएगा। जिसने 6th क्लास से पढ़ाई कर रखी होगी वो अपने हिसाब से बताएगा कि तुम 5 क्लास से चालू कर दो। मैंने यदि 11th-12th किया होगा तो मैं कहूँगा 11th-12th ज़्यादा सही होता है। तो आपको सबकी बातें सुननी होती है, आपको समझना होता है कि ठीक है ये भी चीज़ें ऐसी भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बट आपको फिर दिमाग लगा के आप सोचना होता है कि हाँ मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। और 10th और 12th के मार्क्स इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में या नहीं? आज की डेट में तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 10th में बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10th में ये मार्क्स नहीं आए तो मेरी लाइफ चली गई। बिल्कुल भी नहीं है। 12th में मेरी मतलब मेरे 10th में मार्क्स आए थे तो 4 दिन लोगों ने पूछा, 4 दिन बाद किसी ने नहीं पूछा। 12th के मार्क्स आए तो 2-3 दिन जो लोग मिलते थे, अमित कितने आए, उसके बाद कितने आए थे आपके? किस में? 12th में 10th में मेरे थे 95.2 और 12th में 92% के आसपास में थे। ओके। हाँ, तो सिर्फ 2-3 दिन 4 दिन लोग पूछते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता, और पूछते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपको मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स भी निकल गए हैं। लोग मार्क्स की वैल्यू इसलिए भी देते थे 12th की, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज होती थी उनमें आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था काफी जगह। अब तो वो भी नहीं है। अब तो आई थिंक डीयू में भी नहीं रहेगा। नहीं है, वही सीयूईटी है ना। हाँ, वही लोग उससे आते हैं, उसी से आते हैं। तो 12th मतलब अच्छे मार्क्स आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप फिर फेल हो जाओ, नहीं फेल मत हो, बट एक होता है ना कि आप 70% 60% जो एक बेंचमार्क होता है कि हाँ इतने ले आओ, एक बच्चा अच्छा है, हाँ उतना कर लो। टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपको 90% ही लाने हैं, 85 ही लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका वैसा होता है तो आप सिर्फ पढ़ाई करते रह जाते हो, आप बाकी दुनिया नहीं देख पाते हो। तो मुझे लगता है आप अच्छे स्टूडेंट्स रहो, बट टॉप ऑफ करने की ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रह के Okay, fine. I think we'll close this chat. Okay. Thank you. Thank you so much.